दोस्तों क्या आपको पता है भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक लंबा प्रोसेस रहा जिसमें बहुत सारे फेज आए। पहले हम लोगों को ये नहीं पता होता था कि संविधान हमारा किस तरह से बन करके तैयार होगा। क्या भारतीयों के द्वारा ऐसा सोचा गया था कि उनका संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, है ना? ये संविधान सभा के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती या फिर उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के साथ साथ में लोअर पीसीएस में मेंस परीक्षा में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन आएगा उसमें ये एक संपूर्ण विषय वस्तु आज आपको सीखने को मिलेगी। संविधान सभा से रिलेटेड सारे फैक्ट आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं भाई ये जो संविधान सभा है ना, भारत के संविधान के निर्माण के लिए इसे बनाया गया। तो क्या भारतीयों में इतनी चेतना किस प्रकार से आई? इतनी चेतना जो भारतीयों में आई उसके पीछे जो रीजन था उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये भी हम लोग देखेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरह से हुई है और क्या इसके पीछे का रीजन रहा था। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान सभा, अगर भारतीयों को पूछा जाए कि भारतीयों में संविधान की समझ किस वजह से आती है तो उसके पीछे रीजन भाई लगातार ये रहता है कि भारतीयों का राजनीति में प्रतिनिधित्व, तो आपको भी पता है कि 1861 के अधिनियम से ही भारतीयों के अंदर भारतीयों को राजनीति में इंक्लूड करने की कोशिश की गई, उसकी शुरुआत कर दी गई, जहां पर 3 भारतीयों को भारतीय जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें इंक्लूड किया गया। इसमें नाम आपको तीनों को पता है, सर दिनकर राव हैं, महाराजा पटियाला के महाराजा और राजा बनारस के, है ना? इन लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। 3 लोगों को पहली बार इंक्लूड किया गया ब्रिटिश लेजिस्लेशन जो सिस्टम चल रहा था उसमें। इसके बाद में ये संख्या धीरे धीरे करके 16, 16 के बाद में ये संख्या 60, 60 के बाद में ये संख्या 68, धीरे धीरे हर एक अधिनियम में इस संख्या को बढ़ाया जा रहा था। अब इससे क्या फायदा हुआ? देखिए, इससे फायदा ये हुआ कि भाई भारतीयों को भारत की राजनीति और भारतीयों के लिए उपयुक्त राजनीति किस तरह की होनी चाहिए इसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है। अब ये जो ज्ञान हुआ ये ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान कभी काम नहीं आया। आगे चल करके जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है, बेसिकली अगर आप देखिए 1920 से लेकर के 1940 का समय, यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके थे। हमें संपूर्ण विषय वस्तु के बारे में पता हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या होती है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, उसका आइडिया हमें हो चुका था। चाहे वो 1919 का गवर्नमेंट भारत शासन अधिनियम हो, वहां पर जो कहा गया कि भाई एक कमीशन बनना चाहिए जो कि भारत के संविधान को बहुत अच्छे से रिविव करने का काम करेगा, भारत के संविधान को बहुत अच्छे से वो रिविव करने का काम। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती थी, ये सारी चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता था। तो भारतीयों को भारत के संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पता चल रहा था, धीरे धीरे उसके बारे में आइडिया हो गया था। 1919 का जो अधिनियम था उसमें एक कमीशन के बारे में बात की गई। वो कमीशन आगे चल करके भारतीयों के ही दबाव के कारण, जिसमें प्रमुख रोल स्वराज पार्टी का रहा था, उस स्वराज पार्टी, वो स्वराज पार्टी ऐसी स्वराज पार्टी थी जिसने लगातार फोर्स किया, किसको फोर्स किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो भारत में एक कमीशन जो कि बनाया जाने की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, उस कमीशन को बना दिया जाए। तो वो कमीशन साइमन कमीशन के रूप में स्थापित होता है। अब ये साइमन कमीशन जब आया भारत में तो इसने इसमें कमियां भी रही, है ना? भारतीयों को चेतना पती थी, भारतीयों को भारत के लिए क्या अच्छा है वो पता था। तो इस साइमन कमीशन का भी विरोध भारत में किया गया, गो बैक साइमन के नारे भारत में लगाए गए। अब इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, नो इंडियन, है ना? ऑल व्हाइट कमीशन कह करके इसे संबोधित किया गया और इसकी पुरजोर विरोध किया गया। उसके बाद में 1929 का समय आता है जब भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। अब यहाँ पर भारतीयों ने धीरे धीरे करके संविधान सभा की भी मांग शुरू कर दी थी। इसमें प्रमुख जो आधिकारिक मांग है उसका जो क्रेडिट है वो एम एन रॉय को जाता है। 1934 में उन्होंने एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की, जिसे आगे चल करके कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और इसको संविधान सभा के लिए अब चर्चा भारत में शुरू हो गई थी। तो संविधान सभा की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, इसकी स्थापना को समझेंगे, इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट आज के इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप बने रहेंगे तो निश्चित ही एक ऐसी विषय वस्तु आपको क्लियर हो जाएगी जो कि आपने इससे पहले नहीं देखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संविधान निर्माण के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण संस्था ये रहेगी, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत के भविष्य को
सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे बनाया जाएगा। और भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें जो प्रमुख भागीदारी है, वो भारतीयों की ही होनी चाहिए। भारत में संविधान जो बनेगा, उसको बनाने का कार्य कौन करेगा? उसे बनाने का कार्य भारतीय करेंगे। इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। यह सभा 1946 में स्थापित होती है और 1950 में भारतीय संविधान को अंतिम रूप भी दे दिया जाता है। आपको भी पता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया। आंशिक रूप में इसे जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। लेकिन सारे प्रावधानों को लेकर के हम लोग कब आए थे? सारे प्रावधान हम लोग 26 जनवरी 1950 के दिन लेकर के आए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, सब कुछ यहाँ पर आपको देखना है। एक एक पॉइंट आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले आएगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इतिहास क्या था? तो सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में विभिन्न नेताओं और संगठनों ने यह महसूस किया कि स्वतंत्र भारत का एक लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए। 1934 में एम.एन. राय ने संविधान की अवधारणा का सुझाव दिया था। संविधान की किसका? अवधारणा का सुझाव दिया था। 1934 में यह बात एम.एन. राय के द्वारा की गई। उसके बाद में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसी तरह से विकसित होता है। सबसे पहले जो डिमांड होती है वो किसके? एक लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए। इस चीज के बारे में भारतीयों को पता चल चुका था। जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा चल रहा था उसी के दौरान पता चल चुका था। अब आधिकारिक मांग, जो अवधारणा का सुझाव जो देने का काम है, उसका श्रेय जो जाता है वो एम.एन. रॉय को जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। एम.एन. रॉय ने 1934 में इस चीज पर जोर दिया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने इस चीज पर जोर दिया। अब इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में 1940 का एक प्रकरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश सरकार ने इन सारी मांगों को, अब 1934 में संविधान सभा के पर जोर देने का काम एम.एन. रॉय ने जरूर किया। आगे चल करके इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में ऑफिशियली भी इस चीज की डिमांड उठाई थी, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की पेशकश की। इसके माध्यम से क्या हुआ? अब यहां पर संविधान सभा होनी चाहिए, इस चीज पर सहमति दे दी गई क्रिप्स मिशन के द्वारा। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कब तक हम करेंगे, है ना। ये जो विकास हो रहा है ये कब तक हो जाएगा, ये जो गठन हो रहा है संविधान सभा का वो कब तक होगा। तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की पेशकश ब्रिटिश सरकार ने की। मतलब संविधान सभा को ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से अगर पूछा जाए मंजूरी कब मिली, तो वो क्रिप्स मिशन में मिली। लेकिन वहां पर कोई टाइम नहीं दिया गया कि भाई इस दिन हम लोग इसका गठन कर देंगे, तो टाइम नहीं था, लेकिन मंजूरी जरूर मिल गई थी। अब 1946 आता है। 1944 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं और कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान सभा का पूरी तरह से गठन। तो क्वेश्चन आपके लिए दो बनता है। पहली बार इसके लिए पेशकश ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संविधान सभा के लिए पेशकश किस अधिनियम के थ्रू या किस एक्ट के थ्रू या फिर किस प्रोसेस के थ्रू की गई? तो वो क्रिप्स मिशन है। उसके अलावा 1940 में वो प्रक्रिया हुई। उसके बाद में उसको पूरी तरह से गठन करने का काम कब किया गया? तो वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। अब उसके बाद में आपको यह भी याद रखनी है तीन इंपॉर्टेंट डेट, जो कि हम लोग बार बार रिवाइज भी करते हैं। पहली जो डेट है वो 9 दिसंबर की डेट है। 9 दिसंबर 1946 ये वो डेट है जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। पहली बैठक यहां पर होती है और इसको लीड कर रहे होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कौन लीड करेंगे? इसे लीड कर रहे होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, इसे लीड करेंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला जो होता है, अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 2 दिन बाद इसी के 1946 में। अब इसको, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जिन पर हम लोगों ने बहुत बार बात की। अब ये जो पहली बार एक स्थायी अध्यक्ष इस बैठक को मिलता है 11 को। कब? 11 दिसंबर को मिलता है। कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद होते हैं। कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं, जो कि आगे चल करके राष्ट्रपति भी बनेंगे, है ना। राजेंद्र प्रसाद इसमें स्थायी अध्यक्ष हो गए। उसके बाद में एक और डेट आपको याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड ये डेट है 1946। ये वो 13 दिसंबर 1946 ये वो समय है जब यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो कि आगे चल करके क्या बनता है? ये हमारा आगे चल करके प्रस्तावना बनता है। यही आगे चल करके क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। कौन पेश कर रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू पेश कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। शुरुआत के समय पर संविधान सभा में आपको ये 3 डेट याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना किस तरह से यहां पर चीजें होती हैं।
हैं, आपको एक-एक प्रक्रिया बताते हैं, ठीक है? तो कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा को गठन तो कर दिया था, लेकिन उसमें गठन किस प्रकार से हुआ था? तो कुल मिलाकर के 389 सदस्य हैं। बहुत बार ये नंबर, ये आंकड़ा आपने डिस्कस किया है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है। देखिए, क्या-क्या हुआ था इसमें? तो इसमें 292 लोग जो है ना, 296 आपने याद रखा होगा, उसको थोड़ा-सा और बाइफरकेट करेंगे तो 292 जो सदस्य हैं, वो प्रांतों से हैं। अब ये कौन से प्रांत हैं? जो कि ब्रिटिश कंट्रोल में थे। पूरी तरह से ब्रिटिशों के कंट्रोल में, सदस्यों से बेसिकली सदस्य प्रांत जो वे ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में ये प्रांत रहे थे, जहां से 292 सदस्यों को हम लोगों ने संविधान सभा में इंक्लूड करने का एक प्रपोजल दिया। इसके बाद में कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि भाई 93 जो लोग हैं ना, ये प्रिंसली स्टेट से आ जाएंगे। इसमें राजा महाराजा लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया। हालांकि इन लोगों ने इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और इसी वजह से ये जो प्रकरण है, इसको इन्होंने पूरी तरह से अपनाया ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? इनको डर था कि भाई अगर मान लीजिए हम लोग संविधान बनाने की प्रक्रिया में आ जाएंगे तो हमारी तो पावर चली जाएगी ना। एक सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो राजतंत्र तो नहीं स्थापित रहेगा। तो कहीं ना कहीं पावर के खोने के डर की वजह से ये चीज की गई। अब देखिए 389 में अभी बचे हुए हैं 4। अब 4 जो है ना, ये सदस्य अन्य मुख्य आयोग क्षेत्रों से आते हैं। कुछ आयोग क्षेत्र होते हैं, कुछ आयोग क्षेत्र उस समय पर घोषित थे। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये डिवीजन 296 प्लस 93 में किया जाता है, जिसमें 296 को भी और बांटा जाता है 292 प्लस 4 में। 292 जो है वो एग्जैक्टली मेंबर हैं और ये आयोग द्वारा, है ना, मुख्य आयोग के क्षेत्रों से 4 लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर के 296 प्लस 93 कितने हो गए? 389 टोटल इसमें सदस्य हो जाते हैं संविधान सभा में। लेकिन टोटल ये नहीं हो पाते क्योंकि ये लोग तो बाइकआउट कर देते हैं, प्रिंसली स्टेट्स इसमें बाइकआउट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत, ये जो आपको दिख रहा है अभी वर्तमान में, ये जो भारत आपको दिख रहा है, ये आपको भी पता है कि भाई ये ऐसी एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से आया है। ये एक दिन में बनने वाली एक कोई वस्तु नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है ना। ये एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से ये सारी चीजें देखने को मिली हैं आपको। और इसमें आप ये चीज ये ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो प्रक्रिया है, ये एक लोगों के सूझबूझ के माध्यम से ही बनी। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब सदस्य की आबादी के आधार पर अगर आप देखें तो चुने जाएंगे सदस्य जो है वो आबादी के आधार पर, जो अभी वर्तमान में भी होता है ना। हाँ, वर्तमान में क्या होता है, आबादी के आधार पर हम लोग बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायकों की संख्या को निर्धारित करते हैं, है ना। परसीमन जारी होता है, उसके माध्यम से ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं, है ना। एक यहाँ पर होता है। अभी तक अगर आप देखें तो 2026 तक का जो मामला है वो बिल्कुल फिक्स है। संख्याएं जो है वो 2026 तक की विधायकों और सांसदों की जो संख्या है वो फिक्स की गई है। अब ये संख्या आगे चल करके बदलेगी, है ना। ये संख्या कब से आगे चल करके ये बदलेगी? अब 2026 में देखने को मिलेगा कि ये संख्या फिर से बढ़ाई जाएगी, है ना। अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से यहाँ पर चुनाव होंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यहाँ पर चुनाव होंगे, है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी है और अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। तो भारत में अब संविधान सभा है, जो कि भारत में संविधान सभा को पूरी तरह से संविधान बनाने के लिए की प्रक्रिया के लिए बनाया गया है। अब उस संविधान सभा के पहले सत्र को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा संविधान सभा का पहला सत्र, जो कि 9 दिसंबर 1946 किसकी अध्यक्षता में? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता? अंतरिम अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। अब इस सत्र में टोटल में 211 लोग इसमें शामिल होते हैं, 211 लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं। अब इसमें क्यों ये संख्या में कमी हो गई? तो आपको बता दें भाई, मुस्लिम लीग ने भी इससे वॉकआउट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने अपनी सीट से इससे वॉकआउट शुरुआत में कर दिया था, बाद में इसमें शामिल हो जरूर जाते हैं, लेकिन शुरुआत में ये बाइकआउट कर देते हैं, है ना। कुल मिलाकर के कांग्रेस और जो इंडिविजुअल कुछ कैंडिडेट्स थे वो इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल नहीं होते और मुसलमान भी इसमें शामिल नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है और पहला सत्र कांग्रेस का जो संविधान सभा का सत्र है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब संरचना कैसी है? तो हम लोगों ने देखा भाई 389 टोटल में मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जब ये विभाजन हो जाएगा ना, अब कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि भाई हम भारत के लिए एक अलग
और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का हम लोग गठन करेंगे, है ना? ये चीज़ यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने कह दिया था क्योंकि भारत में इसी चीज़ की डिमांड थी, है ना? इसी चीज़ की डिमांड थी। जो मुस्लिम लीग थी वो लगातार कहती थी कि भाई हमें 2 संविधान सभा चाहिए, 1 नहीं 2 संविधान सभा चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, ले जाओ 389 सीट्स टोटल जो हुआ करती थी, उसमें से यहाँ पर काट करके कुछ 90 सीट यहाँ पर हटा दी जाती हैं और 299 सीट भारत की बचती हैं और 90 सीट यहाँ पर पाकिस्तान के पास चली जाती है ना? तो पूरा बंटवारा हो जाता है। अब पाकिस्तान में कौन-कौन सा क्षेत्र है? पाकिस्तान में आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है और ये बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, ये भी पाकिस्तान का ही भाग रहेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये संख्या बाद में घट करके 299 हो जाती है, ठीक है? अब भारत के हिस्से में 229 प्रांतीय सदस्य होते हैं और 70 यहाँ पर रियासतें होती हैं, ठीक है? 229 यहाँ पर क्या होते हैं? प्रांतीय सदस्य होते हैं और 70 रियासतें होती हैं। अब रियासतों को भाई ऐसे इनको पास में 3 ऑप्शन दिए गए। एक तो ये था कि आप पाकिस्तान में मिल जाइए, एक ये था कि आप इंडिया में मिल जाइए, एक ये था कि आप भाई इंडिपेंडेंट रहिए, आप किसी में मत मिलिए, है ना? तो इंडिपेंडेंट रहना तो इनके हक में नहीं था क्योंकि बगल-बगल में बहुत बड़े-बड़े पावर्स हैं तो वो इनको खा जाएँगे, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि भारत में मिल जाते हैं जिसमें 70 वो संख्या रहती है और पाकिस्तान में मिलने वाले कुछ और भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के जो हिस्से में आते हैं वो 229 प्रांतीय सदस्य आते हैं और 70 यहाँ पर रियासत के सदस्य आते हैं, ठीक है? 70 यहाँ पर रियासत के सदस्य आते हैं। कुल मिलाकर के ये संख्या 299 हो जाती है भारत की संविधान सभा की, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रमुख सदस्य अगर देखें तो इसमें आपको ध्यान रखना है मसौदा समिति के अध्यक्ष, है ना? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहता है। वो अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे जिन पर हम लोगों ने बहुत बार चर्चा भी की है। आपको इनके अध्यक्ष का नाम याद रखना है बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अलग है, ठीक है? जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अलग मेंबर हैं, उसके अलग यहाँ पर पर्सन है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो गठित होती है किसकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहते हैं वो बी एन राव रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन रहेंगे? बी एन राव रहेंगे। ये आपको याद रखना है। बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और बी एन राव कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर सभा के स्थायी अध्यक्ष रहेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर वाला डेट हम लोगों ने याद किया है अभी, 13 दिसंबर 1946 वाला डेट। इस दिन यहाँ पर क्या होता है? इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाता है। अब पेश किया गया तो मंजूरी भी मिलेगी, तो इसे मंजूरी मिलती है 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे मंजूरी भी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल देखें तो देसी रियासतों को एकीकरण करने से संबंधित, अब वल्लभ भाई पटेल का मेन काम यही था कि जितने भी ये देसी रियासत है ना, इनको भारत में मिला लिया जाए या फिर पूरी तरह से इन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए या फिर पाकिस्तान। मतलब ये कंफ्यूजन वाला जो एक फेज है उसको खत्म करने में जो सबसे पहली भूमिका निभाई वो वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। उसके बाद में आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इसी से जुड़े हैं, सरोजनी नायडू भी इसी से जुड़ी हैं, सी राजगोपालाचारी भी संविधान सभा से ही जुड़े बड़े बड़े नाम हैं जो कि आगे चल करके अच्छा खासा अपना रोल भी प्ले करते हैं। महिलाओं में देखें तो हंसा मेहता का नाम आता है, दुर्गाबाई देशमुख का नाम आता है, राजकुमारी अमृत कौर का भी नाम आता है। महिलाओं से संबंधित भी 15 लोग, कुल मिलाकर के 15 महिलाएं भी इस संविधान सभा में प्रतिभाग करती हैं, ठीक है? अब देखिए सांप्रदायिक और वर्गीय प्रतिनिधित्व यहाँ पर भी होता है। सभी वर्गों, धर्मों, समुदायों के प्रतिनिधित्व की कोशिश यहाँ पर की जाती है। कोशिश यही रहती है कि भाई मुसलमान भी इसमें इंक्लूड हो, ईसाई भी इंक्लूड हो। बहुत सारे जो धर्म भारत में विविधता देखने को मिल रही है, हर धर्म के प्रति यहाँ पर उनको भी संतुष्टि रहे कि भाई हमें भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है ना? लेकिन भारतीय मुसलमान जो है वो संविधान सभा का बहिष्कार कर देते हैं। संविधान सभा में चाहते हैं कि आप मुसलमान भी इसमें शामिल हो, तो शुरुआती तौर पर यहाँ पर मुसलमान इसका बहिष्कार करते हैं, लेकिन आगे चल करके उन्हें लगता है कि भाई बहिष्कार करेंगे तो हमारा ही नुकसान होने वाला है। इस वजह से वो आगे चल करके इसका सपोर्ट भी करने लगेंगे। अब इसका कार्य कैसे होता है ना? यहाँ पर जो कार्य है वो किस प्रकार से होगा? तो समितियों का यहाँ पर गठन होगा। आपने भी देखा भाई, रूल्स समिति अलग रहती है, स्टीयरिंग कमेटी अलग रहती है, स्टेट्स के बीच में जो अगर अफेयर्स हैं उसके लिए अलग कमेटी है, एससी एसटी से संबंधित जो माइनॉरिटी से संबंधित कमेटी है वो अलग है। तो उसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जहां पर भी केंद्र आ जाए, ठीक है, जहां पर भी केंद्र आ जाए वहां पर आप जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे। जहां पर प्रांत से संबंधित कोई अपडेशन आ जाए तो वहां पर आप वल्लभ भाई पटेल को याद
रखेंगे, 2 से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल आएगा। अभी हम लोग समितियाँ भी देखेंगे, तो संविधान सभा के विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए समितियाँ भी थी, उसमें ये आपको देखने को मिल रही है। हम लोगों ने इस पे बात की है मसौदा समिति की। मसौदा समिति के 2 अध्यक्ष रहे, वो कौन रहे? वो आपके बी.आर. अम्बेडकर, है ना? बी.आर. अम्बेडकर साहब रहे। अब इसके बाद में संविधान संविधान का ये मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने का काम, है ना? ड्राफ्ट तैयार करने का काम किसने किया? मसौदा समिति ने किया। अब संघीय शक्तियां समिति जवाहरलाल नेहरू इसमें संबंधित हैं। संघ जहां पर भी देखने को मिलेगा वहां पर आप जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखेंगे। अब शक्ति जो है उसका निर्धारण भी करना था, है ना? क्योंकि हम लोग एक अर्ध संघीय व्यवस्था बनाने जा रहे थे, तो संघ का और प्रांतों का शक्तियों का निवारण या निर्धारण बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, है ना? तो वो संघीय और प्रांतों की शक्तियों का निर्धारण भी यहाँ पर किया जाए। मौलिक अधिकार से संबंधित समिति को लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। राज्यों का पुनर्गठन जो संबंधित समिति थी वो जेबी कृपलानी लीड करेंगे। पुनर्गठन से संबंधित समिति शुरुआती दौर पर जेबी कृपलानी इसको लीड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद में आता है संघीय न्यायालय, है ना? संघीय न्यायालय ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा। भारत में अब भारत के पास में एक अपना संघीय न्यायालय होगा। इसकी स्थापना कहां पर रहेगी? ये दिल्ली में स्थापित संघीय न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से होती है। अब संघीय न्यायालय को केंद्र और प्रांतों के बीच में विवादों के निपटारे के लिए भी कार्य दिया जाएगा। इसको प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार भी दे दिया जाएगा। संविधान में जो लिखा हुआ चीज है उसकी व्याख्या करने का अधिकार यहां पर किसको दे दिया जाएगा? संघीय न्यायालय को दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है उद्देश्य प्रस्ताव, है ना? किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946। अब ये प्रस्ताव जो है वो संविधान के मूल उद्देश्यों को पूरी तरह से इसे हम लोग कहते हैं कुंजी है। ये क्या है? ये एक पिक्चर है ना? मतलब एक कवर मान लीजिए आप इसको संविधान का, जिसको पढ़ करके आप भारत का संविधान किस नेचर का है वो आपको पता चलता है। भारत को ये पूरी तरह से स्वतंत्र बताता है। भारत को ये पूरी तरह से संप्रभु मतलब सोवरेन मतलब ये अपने डिसीजंस खुद लेने की क्षमता रखने वाला देश बताता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता है, किसी भी धर्म को कोई वरीयता नहीं है, सभी धर्मों का बराबर से सम्मान होगा। भारत एक लोकतंत्र है, मतलब यहाँ का जो हेड है वो कैसा है? वो यहाँ पर निर्वाचित है, अपॉइंटेड नहीं है, निर्वाचित है ना? तो ये आपको याद रखना है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सारी चीजें हमें प्रस्तावना से मिली। सभी नागरिकों के लिए समानता की बात यहाँ पर की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है और न्याय भी यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं। अब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने यहाँ तक अभी तक वीडियो तक को देखा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए, सबसे पहले जा करके कमेंट सेक्शन खोलिए, उसमें आप ये बताइए समानता जो है वो कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार की हैं और न्याय भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के प्रतिदर्शित किए गए हैं, वो संख्या आपको कम से कम याद होनी चाहिए। वो संख्या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बहस भी शुरू होगी। संविधान सभा है तो यहाँ पर बहस शुरू होगी, है ना? 114 दिन तक यहाँ पर संविधान पर लगभग बहस होती है, विस्तृत चर्चा यहाँ पर चर्चा पे होती है और उसके बाद में प्रत्येक बात पर विस्तृत चर्चा होगी। इस प्रक्रिया में सभी वर्गों और समूहों के विचारों को शामिल किया जाएगा और बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन भी इसमें किया जाएगा। 60 से ज्यादा कंट्रीज हैं जिनके संविधानों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया है, बहस अगर देखेंगे तो 114 दिन है, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन, है ना? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का इसमें समय लगता है। ये आपको याद रखना है। ये एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमारा पूछा जाता है, कई बार आपने इसे याद भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो पॉइंट आता है वो संविधान का अंतिम मसौदा। अब मसौदा समिति ने अंतिम मसौदा तैयार किया था, अध्यक्षता किसकी है? बी.आर. अम्बेडकर की। उसने अंतिम जो ड्राफ्ट है वो पेश किया 26 नवंबर 1949 को संविधान का द्वारा इसे स्वीकार किया गया। संविधान सभा जो है वो भारत के द्वारा स्वीकार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को होता है। कंप्लीटली अंगीकृत करने का जो काम है वो 26 नवंबर 1949 में हो जाता है और बन करके ये तैयार हो गया है। लागू करने का काम हम लोगों ने इसे 26 जनवरी के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब इस दिन क्यों? क्योंकि ये वो दिन है, 26 जनवरी का जो डेट है ये वो डेट है जिस दिन से हम लोग भारत में स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। ठीक है, 1930 से इस दिन 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है 26 जनवरी को हम लोग 1950 के पहले किस दिवस के रूप में मनाते थे? तो आपको याद रखना है वो स्वतंत्रता दिवस है। अभी वर्तमान में इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 1950 के पहले ये दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1930 में से ये प्रक्रिया हम लोगों ने शामिल की थी। तो
इस डेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए जो कंप्लीटली लागू करने का की बात है, उसको हम लोगों ने थोड़ा-सा डिले रख किया। 2 महीने बाद हम लोगों ने इसको पूरी तरह से लागू किया था। बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, लेकिन इसको कंप्लीटली लागू करने की बात थी, ये 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली इसे लागू भी कर दिया गया। ठीक है? अब देखिए, अब इसकी उपलब्धियां, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान में क्या है, संविधान में कांग्रेस का ही वर्चस्व था। कांग्रेस में किसका वर्चस्व है, हिंदुओं का वर्चस्व है। तो संविधान सभा को बहुत ज्यादा कोसा भी जाता है। उपलब्धियों पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कमियों पर भी हम लोग बात करेंगे। संविधान सभा का जो निर्माण है, संविधान ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने क्या किया, सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से लागू किया गया और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में। अब बड़ा क्यों है, बड़ा इस वजह से है, हम लोगों ने पहले भी देखा है 1935 के बहुत सारे अधिनियमों को हम लोगों ने अप्लाई किया। हम लोगों ने 60 से ज्यादा संविधानों को अध्ययन किया था। इस वजह से जहां जहां पर जो जो अच्छा लगा उसको हम लोगों ने अपना लिया। इसके अलावा हम लोगों ने केंद्र और राज्य का जो संविधान है ना, उसको एक साथ में बनाया है। इस वजह से हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र की स्थापना होती है, भारत को संप्रभु बनाया गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और साथ में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की घोषणा भी इसी के माध्यम से स्वतंत्रता की स्थापना की जाती है। विविधता में एकता भी देखने को मिलेगी। अब संविधान सभा ने भारत की संस्कृति, भाषाई और सामाजिक विविधता को सम्मानित करते हुए एकता यहाँ पर स्थापित होती है। नागरिकता अधिकारों की यहाँ पर गारंटी होती है। मतलब संविधान मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य सम्मिलित इसमें किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सीमाएं भी हैं, ऐसा नहीं कि संविधान सभा ने सब कुछ अच्छा ही किया, यहाँ पर कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे जन प्रतिनिधित्व की कमी है। अगर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे लोग चुने गए थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो जन प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं कम रह गया था। इसमें पूरी तरह से हम लोग कॉमन पीपल से कनेक्ट नहीं हो पाए थे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सांप्रदायिक विभाजन यहाँ पर रहेगा। मुस्लिम लीग पूरी तरह से इसका बहिष्कार कर रही थी, इस वजह से मुसलमानों का बहुत ज्यादा इसमें इस प्रोसेस में रुचि नहीं रहती है। ब्रिटिश प्रभाव, संविधान सभा पर ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं का प्रभाव भी पड़ा था। ब्रिटिश सरकार परंपरा का प्रभाव कैसे, भाई बहुत सारी चीजें हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले ली है ना, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने 1919 से भी ले ली, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ब्रिटिश के संविधान से भी ले ली है ना। तो ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं का भी प्रभाव भारत की संविधान सभा पर पड़ा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो यह भारतीय लोकतंत्र का आधार तैयार करने वाली एक संस्था है। संविधान में भारत स्वतंत्रता के लिए लक्ष्य को पूरा करने का माध्यम प्रदान करता है और इसके माध्यम से भारत की राजनीति में सहमति और चर्चा परंपरा स्थापित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन का ये पूरा प्रोसेस, कड़ी मेहनत और लगातार कड़े अध्ययन के बाद में हमारा संविधान बनकर के तैयार होता है। अब इस संविधान को बहुत सारे संशोधनों के माध्यम से इसको परिवर्तित भी किया जाता है, इसको बहुत ज्यादा उसमें चेंज भी आते हैं। आपको भी पता है 126 से ज्यादा हम लोग संविधान संशोधन कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग 126 इसमें 104 105 संवैधानिक संशोधन लागू कर चुके हैं। लगातार फ्लेक्सिबिलिटी इसकी है, जरूरत के हिसाब से हम लोग अपने संविधान को पूरी तरह से बदलते भी रहते हैं, उसको हम लोग परिवर्तित भी करते रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट एक डिस्कशन रहा जिसके माध्यम से आप लोगों को संविधान सभा का एक डिटेल्ड नॉलेज मिला। हमारा संविधान किस तरह से बन करके तैयार हुआ, पूरे ऐतिहासिक पाठ्यक्रम को हम लोगों ने यहाँ पर खत्म किया, है ना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे शिक्षा टाउन पर। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पहली बार अगर आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और बेल आइकन के माध्यम से आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। आपको बता देते हैं, इसके अलावा लोअर बीसीएस की जो तैयारी है, यूकेपीएससी लोअर बीसीएस की जो तैयारी है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको प्रवक्ता भर्ती की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तब भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन, इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ शिक्षा टाउन पर। अभी हम लोग देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1947 है, इन दोनों को भी इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आएंगे। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करते रहिए कैसी लगी ये क्लास, कैसे लगे इस तरह के इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में, नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।